हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, अपने ऑफिस मैनुअल वॉल्यूम 1 जो है उसके चैप्टर 7 तक अपनों ने डिस्कस कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 7 तक। ओके, तो आज अपने चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे जो है ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर। और दोस्तों, चैप्टर 8 डिस्कस करने से पहले मैं पुरानी बातें आपको कुछ रिवीजन करवाना चाहता हूँ जो अपनों ने ट्रांसफ़र से रिलेटेड अभी डिस्कस करी थी। तो दोस्तों, जो अभी मैं जिस कमान के अंदर हूँ तो उसके अंदर कल ही मैंने एक ट्रांसफ़र ऑर्डर देखा। तो उसके अंदर वो ट्रांसफ़र ऑर्डर जब मैंने देखा तो उसके अंदर जो ऑफिस मैनुअल पार्ट 1 जो अपनों ने इसका प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड अपनों ने बातें पढ़ी थी, तो वो सारी बातें उसके अंदर इंप्लीमेंट करी गई थी। ओके, तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद वो चीज़ें आपके साथ भी मुझे शेयर करनी चाहिए ताकि आपकी भी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और जैसे कि कल मैं आपको बता रहा था कि जो ऑफिस के अंदर जो लेटर आएँ, जो भी पत्राचार हो, कॉरेस्पॉन्डेंस हो, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 10 लेटर आए तो कम से कम 2 या 3 लेटर तो आप ध्यान से पढ़िए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है। ओके, तो आपको लेटर राइटिंग में भी आसानी करेगी। ऑफिस कम्युनिकेशन का जो एक एग्जामिनेशन है हमारे एस का एग्जामिनेशन एज वेल एज ग्रेजुएट क्लर्क MTS से लेकर, तो दोनों के अंदर वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी, क्या क्या चीज़ें आपके काम की है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखिए, सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो ट्रांसफ़र ऑर्डर था उसके अंदर फाइल नंबर, डेट यहाँ दिया हुआ था, टू द, वो सारी ऊपर की चीज़ें बताई गई थी। ओके, सब्जेक्ट लेवल की। इसके बाद उसमें दोस्तों ट्रांसफ़र का जो पैरा जो स्टार्ट किया गया उसके अंदर यहाँ से स्टार्ट किया गया DAPB लिखा हुआ था उसके अंदर। इसकी फुल फॉर्म भी नहीं लिखी गई थी। DAPB की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस अकाउंट्स प्लेसमेंट बोर्ड। ओके, प्रीवियस वीडियो में अपने पढ़ी है ये बात कि डिफेंस अकाउंट्स प्लेसमेंट बोर्ड है। क्या था इसने किया है, DAPB की अनुशंसा पर सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित स्थानांतरण का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? अब दोस्तों, ये हिंदी की लैंग्वेज है, ठीक है, आप समझिए। सक्षम अधिकारी को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, तत्काल प्रभाव से मतलब मान लो ट्रांसफर ऑर्डर आ गया तो उनको रिलीव कर दो आप, किसी चीज़ का वेट नहीं करना, कोई डेट नहीं दी है। ओके, तत्काल प्रभाव का मतलब ये है, मान लो कल इनका लेटर आया है तो आज इनको रिलीव कर दो, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो क्या हुआ है, डिफेंस अकाउंट्स प्लेसमेंट बोर्ड की अनुशंसा पर सक्षम अधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ रिकमेंडेड द फॉलोइंग ट्रांसफ़र विद द इमीडिएट इफेक्ट। इंग्लिश इसकी ऐसे बनेगी, ईजी है ना, मतलब इंग्लिश से हिंदी बनानी है, हिंदी से इंग्लिश बनानी है, ईजी है। क्या बोलोगे? बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द DAPB it has been recommended by the competent authority to transfer the under mentioned या to transfer the following विद द इमीडिएट इफेक्ट। ओके, तो उसके नीचे कुछ सीरियल नंबर दिए हुए थे, जैसे मान लो एक नाम दे दिया ABC, कुछ उसकी ग्रेड मान लो सीनियर ऑडिटर क्लर्क MTS जो भी था, अकाउंट नंबर उसका जो भी आ जाएगा, फ्रॉम मतलब इस स्टेशन पे काम कर रहा है, मान लो मेरठ में काम कर रहा था, ठीक है, तो इसके साथ कहीं दे दिया, इलाहाबाद में था तो कहीं और दे दिया। ओके, मान लो सदन कमांड में था तो उसके कोई ऑफिस में दे दिया, ठीक है, और दिल्ली में था तो इस प्रकार से देखिए, सदन कमांड की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो डिफेंस अकाउंट प्लेसमेंट बोर्ड का जब मैंने देखा कि अरे ये तो वही चीज़ है, तो ऐसे ही आपको चीज़ों को दोस्तों लिंक करना है और ये सारी चीज़ों को लिंक करते हुए बुक्स के साथ पढ़ते चले जाना है ऑफिस मैनुअल के अंदर। और एक और चीज़ मैंने देखी, जो ये पैरा जब खत्म हुआ तो उसके नीचे कुछ नोट्स दिए गए थे, कुछ टिप्पणियाँ दी गई थी, तो उसके अंदर 3 या 4 टिप्पणी थी। मैं आपको जो अपने काम की है वो बताता हूँ। तो उसके अंदर ये था दोस्तों, प्लीज़ इंश्योर प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग ओवर एज पर पैरा 381 ऑफ ऑफिस मैनुअल पार्ट 1 2014 एडिशन। तो ये मैंने कल आपको बताया था, इसका ओनली हेडिंग मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर हैंडिंग एंड टेकिंग। ओके, तो वो पैरा नंबर 381 में थी। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से आपका जो सब्स्टिट्यूट आएगा, आप जब ट्रांसफ़र होकर चले जाओगे तो आपके पास जितना भी काम है उसकी हैंडिंग और टेकिंग आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो ये दोस्तों इसके बारे में मैंने कुछ आपको बताया। और अब अपने ये जो है चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8। और लास्ट के अंदर दोस्तों मैं आपको APAR जो है उसकी भी रिवीजन करवाऊंगा, उसके से रिलेटेड आपको 4+2 टोटल 6 डेटा याद करवाऊंगा, उसमें से सवाल आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। देखिए, तो फ्रेंड्स, ये ऑफिस बिल्डिंग और फर्नीचर जो है ये मेनली हमारे ऑफिस की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम, उसके अंदर फायर सिस्टम कैसा होनी चाहिए, और फर्नीचर हमारा कहाँ से इशू होता है, डेडी स्टॉक रजिस्टर क्या है, ठीक है, उनको कैसे मेंटेन करना है, वगैरह वगैरह बातें दी गई है। बहुत ईजी सा चैप्टर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। एक बार आप देख लोगे वीडियो तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, तो देखिए, ऑफिस बिल्डिंग है जो है, इसके अंदर पहला टॉपिक है सिक्योरिटी का। DDA ऑफिस, DAD ऑफिस, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफिस लोकेटेड आउटसाइड द डिफेंस हेडक्वार्टर। तो अगर आउटसाइड डिफेंस हेडक्वार्टर है तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? वो डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जो होम अफेयर मिनिस्ट्री ने जो सिक्योरिटी के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं डिपार्टमेंट के लिए, वो है इसमें। और दोस्तों एक बात और बता दूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर से एसएस के प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अपनी पूरी बुक पढ़नी है, इस पर्पज़ से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, एक बार देख लीजिए, इसको ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो अभी मैंने बताया, रिवीजन किया, और जो लास्ट में अपार बताऊँगा उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसको तो एक बार जनरल आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है। ओके, तो देखिए आगे क्या है, ऑफिस ऑफ द CGD एंड अदर PCDA। ये तो जो बाहर थे उनके लिए तो होम अफेयर के नियम लागू होंगे, और जो CGDA का ऑफिस है, जो अदर PCDA है, ठीक है, लोकेटेड इन द डिफेंस हेडक्वार्टर सिक्योरिटी जोन गाइडलाइंस फॉर द सेफ्टी।
ये देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है इसके अंदर, ऑफिस ऑफ द CGDA एंड अदर PCDA लोकेटेड इन डिफेंस हेडक्वार्टर सिक्योरिटी जोन। इनके लिए जो गाइडलाइंस जो है सेफ्टी की वो किसके द्वारा गवर्न की जाती है, डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय MOD। मतलब इसमें MOD आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, उसके लिए आपको वो जो गाइडलाइंस है वो सिक्योरिटी की फॉलो करनी है। और जो आउटसाइड जो लोकेटेड है डिफेंस हेडक्वार्टर के, उसके लिए आपको होम अफेयर की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? जो बाहर है तो बाहर है मतलब होम अफेयर की चलती है, और जो अंदर है उसमें MOD की चलेगी। ओके, डिफेंस हेडक्वार्टर के ये रहा डिफेंस हेडक्वार्टर की, लोकेटेड इन आउटसाइड डिफेंस हेडक्वार्टर। आगे क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एडिक्वेट कंपाउंड की वॉल होनी चाहिए, वायर बाउंड्री फेंसिंग होनी चाहिए। मतलब आपका ऑफिस है जो उसका प्रेमाइसाइज है, मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी फीचर से वॉल्स होनी चाहिए बड़ी बड़ी, ठीक है, और वहाँ पे फेंसिंग होनी चाहिए। एंट्री एग्जिट का गेट जो होनी चाहिए वो ओनली एक एंट्री का होनी चाहिए, एक एग्जिट का होना चाहिए। डोर विंडो जो है इजीली क्लोज होनी चाहिए। आयरन बार विंडो होनी चाहिए ग्राउंड फ्लोर पर। ओके, तो ये बेसिक सी बातें हैं जो बुक्स के अंदर बताई गई है हमें। आगे बोल रहे हैं फ्रेंड्स, डोर कीज़ ऑफ ऑफिस रूम्स पुट इन सेफ कस्टडी। जो दरवाज़ों की कीज़ जो हैं रूम्स की, उनको एक सेफ कस्टडी में आपको रखना है। और क्लीनिंग एंड डस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मतलब क्या बोल रहा है कि मतलब जो क्लीनिंग जो है ऑफिसेस की, डस्टिंग जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसकी जिम्मेदारी आपको लगानी है, जिसकी प्रेजेंस के अंदर ये सारे काम होंगे। और अल्फ़ा मैंने इसका नाम दिया और बीटा नाम दिया है पर्सन डिटेल्ड फॉर सिक्योरिटी ड्यूटी, ऑल अलमीरा लॉक्ड, ऑल सील स्टैम्प्स आर केप्ट अंडर लॉक, लाइट फैन स्विच ऑफ। ये सारी जिम्मेदारी जो निभाएगा उसको थोड़ा सा प्रिविलेज दिया जाएगा। किस रूप के अंदर, नोट द इंडिविजुअल एम्प्लॉयड ऑन द जॉब मेंशन्ड एट क्लॉजेस अल्फा एंड बीटा अबव मे बी गिवन कंपल्सरी कंसेशन टू लीव ऑफिस अर्लियर और टू अटेंड ऑफिस लेट डे। मतलब उसको क्या है, जो ये सारी जिम्मेदारी निभाएगा तो उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। मान लो आपका ऑफिस 4:30 खत्म होता है, या 5 बजे या 6 बजे खत्म होता है मान लो। ओके, तो उसको बोल देंगे कि तू भैया 5:30 चला जा, आधे घंटे पहले चला जा, तू सारे काम देख रहा है। ओके, तो उसको थोड़ा सा टाइम के अंदर रिलेक्शन दिया जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर पॉइंट है इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन में क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे ऑफिस और बिल्डिंग्स जो है उनका इंस्पेक्शन भी ज़रूरी है कि कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ओके, तो इंस्पेक्शन होगा तो कौन करेगा, उसकी क्या रिपोर्ट बनेगी वो देखते हैं। डेली इंस्पेक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एंड कंपाउंड और ऑफिस बिल्डिंग का डेली इंस्पेक्शन होना चाहिए। ऑन मंडे रिपोर्ट सबमिट। मंडे को जो है जो इंस्पेक्शन करेगा ऑफिसर, ठीक है, तो वो जो है मंडे को इसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा अपने हायर अथॉरिटी हायर फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फायर ऑर्डर्स के बारे में, कि जो अगर फायर ब्रेकआउट हो जाए तो उसके केस में हमें क्या करना है। पहला है जनरल, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर द स्पीडी एंड ऑर्डरली सेविंग ऑफ करंट वर्क एंड रिकॉर्ड्स इन द इवेंट ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ फायर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, स्पेशल अरेंजमेंट इन एडिशन टू द ऑर्डिनरी फायर प्रिकॉशंस आर नेसेसरी। मान लो वर्किंग आवर्स के अंदर आपके ऑफिस में फायर आउटब्रेक हो जाए, तो जो आपका जो करंट वर्क है उसको आपको सेव करना है, करंट जो रिकॉर्ड है उसको सेव करना है। तो ये सारे स्पेशल अरेंजमेंट ऑर्डिनरी फायर के साथ साथ होने चाहिए आपको साथ। मान लो कम से कम आप जो करंट का जो वर्क है, करंट का जो रिकॉर्ड है, उसको तो आप कम से कम बचा सको। आगे 392 में क्या दिया गया है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, मतलब आग बुझाने वाले। आगे क्या है, कॉस्ट जो है इसकी, मान लो आप लोकल परचेज इसको कर लेते हो, एक्सटिंग्विशर्स हैं, इनकी जो कॉस्ट है ऑफिस कंटीजेंसी से आप पे कर सकते हो। ओके, तो बी नंबर पॉइंट जो है इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए। प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफिस जो आउटसाइड कंटोनमेंट है उनके पास दोस्तों सफिशिएंट बकेट होनी चाहिए वाटर और सैंड के लिए। अलार्म होनी चाहिए ईच फ्लोर पे, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए ईच फ्लोर पे आग बुझाने के लिए। मतलब जो फायर से रिलेटेड सारी बातें हैं वो बताई गई इसके अंदर, जनरल सी बातें हैं। फिर इसके अंदर बोला गया है कि सब ऑफिसेज जो हैं उसके अंदर द प्रोविजन फॉर फायर फाइटिंग अरेंजमेंट इन द सब ऑफिसेज लोकेटेड इन मिलिट्री एरिया डिवोल्व्स ऑन द मिलिट्री अथॉरिटी। मान लो जो सब ऑफिसेज हैं, ठीक है, वहाँ पे तो इतने संसाधन नहीं होते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो जिस मिलिट्री अथॉरिटी के अंडर में उनका सब ऑफिस आता है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डिवॉल्व की जाती है। डिवॉल्व मतलब उनके ऊपर है कि भाई मिलिट्री जो अथॉरिटी है वो ध्यान रखें सब ऑफिसेज़ का। मेनली हमारे जो सब ऑफिसेज जो होते हैं वो मिलिट्री के द्वारा जो प्रोवाइड हमें स्पेस होता है वहीं पे ही रहता है, आर्मी के द्वारा। ओके, वो डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए उनकी सारी की जिम्मेदारी जो है वो हमें डिवॉल्व करते हैं मिलिट्री अथॉरिटी पे। इन हुज प्रीमाइसेस द सब ऑफिसेज आर लोकेटेड, मतलब मिलिट्री अथॉरिटी जिनके प्रीमाइसेस के अंदर सब ऑफिस लोकेटेड है। अगर वो प्रोवाइड नहीं करवाते तो PCDA अप्रोच करते हैं मिलिट्री अथॉरिटी को, ये अप्रोच लिखा है, ठीक है, मतलब वो करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो ये उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। अगला चलिए लास्ट जो है फर्नीचर, ए रजिस्टर ऑन IFCDA 636, 636 ए एंड 636 बी, 636, 636 ए, 636 बी, 636, 636 ए, 636 बी, showing all articles of stocks including furniture in use in the office will be maintained by the admin section। admin section क्या करेगा फ्रेंड्स, IFCDA इस परफॉर्मा के अंदर एक रजिस्टर जो है मेंटेन करेगा, जिसके अंदर सारे जो स्टॉक्स हैं, जो ऑफिस का जो सारा सामान है उसकी एंट्री होगी इंक्लूडिंग फर्नीचर। ये बात बता रहा है, कौन करेगा, एडमिन सेक्शन। आगे क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ऑल रिसिप्ट्स एंड इशू शुड बी रिकॉर्डेड एज दे अकर, मतलब जितने भी आप इशू करोगे या कुछ रिसिप्ट्स होगा उसके अंदर वो आपको रिकॉर्ड करना है।
ओके, कुछ भी हो सकता है, मान लो फर्नीचर का कुछ सामान है या कुछ कंप्यूटर का मान लो पेरिफेरल्स है, कार्टेजेस मान लो, प्रिंटर्स मान लो, कुछ भी जो भी आइटम जो है ऑफिस के अंदर हैं वो सारे उस रजिस्टर के अंदर एंटर्ड होंगे। अगर आप इशू करोगे तो आप उसको इशू का उसके अंदर सिंबल आपको देना पड़ेगा, रिसीव होगा तो आपको रिसीव उसमें करना पड़ेगा। तो जो आर्टिकल्स हैं इन दिस रजिस्टर विल बी फिजिकली वेरीफाइड एनुअली, साल में एक बार इनको फिजिकली वेरीफाई किया जाता है कि मतलब जितनी क्वांटिटी रजिस्टर्स के अंदर है, जितनी क्वांटिटी लीजर्स के अंदर है वो क्या फिजिकली प्रेजेंट है, क्या उतनी ही फिजिकली है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के प्रथम सप्ताह में। एंड रिजल्ट विल बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर, और जितना भी रिजल्ट होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा रजिस्टर के अंदर। एनी डिस्क्रिपेंसीज फाउंड विल बी फुली इन्वेस्टिगेटेड एंड रेगुलराइजेशन एक्शन टेकन अंडर द ऑर्डर ऑफ द CFA। अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, मान लो ग्राउंड पे कम है, रजिस्टर में ज़्यादा है, रजिस्टर में ज़्यादा है, ग्राउंड पे कम है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी के द्वारा। ओके, इसके अंदर दोस्तों एक नोट दिया गया है, नोट आपको खास ध्यान रखने हैं। नोट में क्या होता है, अनसर्विसेबल आइटम्स जो हो गए हैं, जो रजिस्टर के अंदर आइटम थे, इनकी कुछ लाइफ्स होती हैं। मान लो किसी की लाइफ 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है। ओके, तो उन लाइफ जो है उन आइटम्स की अगर ख़त्म हो गई है तो उनको सेल करके ऑक्शन कर दिया जाएगा, ऑक्शन करके सेल कर दिया जाएगा। ओके, और जो पैसा आएगा उसको MRO के जरिए डिपार्टमेंट में जमा करवा दिया जाएगा। और जो परचेज प्राइस ऑफ आइटम जो है नोटेड इन डेड स्टॉक रजिस्टर, किसमें लिखते हैं, डेड स्टॉक रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। परचेज प्राइस ऑफ ईच आइटम इज़ रिकॉर्डेड इन विच रजिस्टर, ये आपसे पूछा जा सकता है नोट के अंदर। नोट इंपॉर्टेंट है, जितने भी नोट अपने पढ़ेंगे सभी बुक्स के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो परचेज आइटम ऑफ एन आइटम नोटेड इन डेड स्टॉक रजिस्टर अंडर द अप्रोप्रिएट कॉलम एट द टाइम ऑफ परचेज। जिस टाइम आप परचेज करते हो सामान को, उसको जब डेड स्टॉक रजिस्टर जो है उसके अंदर आप इसकी एंट्री करोगे तो वहाँ पे आपको इसका रेट का कॉलम जो है भरना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कोई 500 का सामान है, कोई 1000 का सामान है, तो परचेज के टाइम वो सारी एंट्री आप कर दीजिए। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, 4 से 14 के अंदर ऑल सब ऑफिसेज जैसे कि LAO जो हैं, RAOs जो हैं, ALAOs जो हैं, इंक्लूडिंग AOGE MES विल सबमिट टू द PCD CDA ऑन 1 दिसंबर ईच ईयर अ लिस्ट ऑफ डेड स्टॉक आर्टिकल्स इन देयर पोजीशन। हर साल जो क्या करते हैं, 1 दिसंबर को वो लिस्ट जो है डेड स्टॉक की वो PCD CDA को रेफर करते हैं। ओके, और जो PCD CDA का एडमिन सेक्शन क्या करेगा, उसको डेड स्टॉक रजिस्टर से मैच करेगा कि भैया जो सामान उन्होंने जो लिस्ट हमें प्रोवाइड कराई है और जो हमारे यहाँ से इशू है वो दोनों सेम मैच कर रहे हैं। मान लो इन्होंने इशू किए होंगे तभी तो वो भेज रहे हैं। अगर इन्होंने इशू ही नहीं करे, मान लो मेन ऑफिस ने आपके ऑफिस को 10 कंप्यूटर और इशू किए, 4 प्रिंटर किए और चीज़ें कुछ इशू करी, तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी ना हर साल। तो आप 1 दिसंबर को दोगे, और वो जहाँ पे इशू किया है और जो आपने लिस्ट भेजी है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई, मान लो 5 कंप्यूटर उन्होंने दिए थे, आप अब ले रहे हो कि हमारे पास तो 4 ही कंप्यूटर है, तो 1 कंप्यूटर कहाँ गया, उसकी डिटेल आपसे मांग ली जाएगी। ओके, तो बहुत ईजी सी बातें थी, ये चैप्टर हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन इसमें से जो नोट था उसमें से आ सकता है डेड स्टॉक रजिस्टर से, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा फायर वगैरह से। ओके, वो जनरल सी बातें थी। तो अब देखिए अपने दोस्तों रिवीजन करते हैं, रिवीजन मेन है, हम आगे बढ़ते चले जाएं और हमें चीज़ें याद नहीं हो। हमें सिलेबस इसलिए कंप्लीट नहीं करना कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करना है याद करते हुए। तो जैसे कि मैंने DAPB के बारे में बताया, डिफेंस अकाउंट्स प्लेसमेंट बोर्ड के बारे में बताया, और जो हैंडिंग टेकिंग का जो है पैरा जो है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जब हम ट्रांसफ़र आउट होकर चले जाते हैं वो हमने डिस्कस किया। उसी प्रकार से जो अपार जो है हम इसका रिवीजन करेंगे, और ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है फ्रेंड्स पूछे जाने के लिए। एग्जामिनेशन में अपार के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी स्पैरो आ गया, स्पैरो की फुल फॉर्म तो आपको याद होगी, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे स्पैरो की फुल फॉर्म। तो अब अपने अपार के बारे में डिस्कस करते हैं। एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट। पीरियड क्या होगा इसका, एक फाइनेंशियल ईयर का होता है। अभी आपको आपकी पिछले साल की अपार्स मिल रही होगी और आप नई अपार जो है फिल कर रहे हो। अभी आप जो है अपार पिछले साल मान लो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक की अपार फिल करोगे, और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट आपका ऑफिसर करेगा, तो इसको ही बोलते हैं अपार। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल ग्रेडिंग का सिस्टम अपनाया गया है एज़ पर DOP ऑर्डर नंबर सो एंड सो। ओके, तो उसके अंदर क्या है कि न्यूमेरिकल ग्रेडिंग के अंदर आपको 4 कैटेगरी में बांटा गया है मेनली। उसके अंदर अगर आपके 4 से नीचे नंबर आते हैं आपके अपार के अंदर, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, मतलब आपने कुछ काम ही नहीं किया। अगर आपके 4 से ज़्यादा और इक्वल और लेस देन 6 है, शॉर्ट ऑफ 6 बोलते हैं, तो आपको 5 नंबर दिए जाओगे और आप गुड कैटेगरी में हैं। समझ में आया। और आपके 6 से बड़े या बराबर हैं और 8 से कम है, शॉर्ट ऑफ 8 बोलते हैं। ओके, तो इसमें देखिए दोस्तों, जो बड़ी जो रकम है, जो बड़ी जो वैल्यू है वहाँ पे ओनली लेस देन लिया है, और जो छोटी वैल्यू है उसमें तीनों में इक्वल टू लिया है। तो आपको ये भी याद रखना है। कई बार क्या है, हम एग्जामिनेशन में जाके भूल जाओगे आप कि सर जो 6 और 8 की रेंज जो थी उसमें इक्वल टू कहाँ था, मैं 8 के अंदर इक्वल टू लगाऊँ या 6 के अंदर इक्वल टू लगाऊँ। तो फ्रेंड्स हमेशा एक बात याद रखना, जो छोटी वैल्यू है कंपैरेटिव टू अदर वैल्यू, मतलब 2 का जोड़ा है, उसके अंदर जो छोटी वैल्यू है उसके अंदर इक्वल टू आएगा। छोटी वैल्यू से ग्रेटर देन इन इक्वल टू है, और बड़ी वैल्यू से लेस देन है। छोटी वैल्यू से लिख लो इसको, छोटी वैल्यू से
ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है और बड़ी वैल्यू से लेस देन है। छोटी वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू है, बड़ी वैल्यू से लेस देन है। छोटी वैल्यू से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, बड़ी वैल्यू से लेस देन है। तो देखिए 6 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और 8 से कम है तो 7 नंबर मिलोगे, आप वेरी गुड कैटेगरी में आ जाओगे। और फ्रेंड्स लास्ट के अंदर 8 से ज़्यादा और इक्वल टू है और 10 यहाँ पे तो लगाओ भले नहीं लगाओ, मतलब 8 से 10 की तो एक ही रेंज है। ओके, तो इसके अंदर आपको मिलेगा तो स्कोर आपको 9 मिलेगा और आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हो। समझ में आ रही है बातें? आगे चलिए 4 और 2 6 डेटा मैं आपको याद करवाऊंगा, 4+2 डेटा बोलता हूँ जिसको मैं, तो वो देखिए क्या है। आगे देखिए फ्रेंड्स, टाइम शेड्यूल फॉर प्रिपरेशन या कंप्लीशन ऑफ अपार के बारे में बताया गया है। इसके अंदर फ्रेंड्स जो रिपोर्टिंग जो ईयर होता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ओके, इसके अंदर आपको 4 डेटा याद रखने हैं और 3 ऑफिसर हमारे याद रखने हैं। कौन कौन है? रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर जिसको हम रिपोर्ट करते हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर जिसको रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट भेजता है, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो इन दोनों के दिए हुए नंबर को एक्सेप्ट करता है। समझ में आया दोस्तों? तो पहला नंबर है सबमिशन ऑफ सेल्फ अप्रेजल टू रिपोर्टिंग ऑफिसर बाय द ऑफिसर टू बी रिपोर्टेड अपॉन। जिस ऑफिसर का सेल्फ अप्रेजल हो रहा है उसने अपने खुद से मैनुअली अपार को भर के अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को दे दिया। दोस्तों 31 मार्च की जो डेट है उस टाइम पे हमारी जो अपार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए सभी को। ओके, 31 मार्च को हमारी अपार जो है सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद 15 अप्रैल तक हमारे पास टाइम रहता है उसको भरने का और हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर को सबमिट करने का। फिर क्या होगा दोस्तों, 15 अप्रैल तक हमने सबमिट कर दी तो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसको 2.5 महीने का टाइम मिलता है। मतलब 30 जून तक रिपोर्टिंग ऑफिसर को समय मिला, वो आपकी देखेगा असेसमेंट इसमें भरी हुई और उसको सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर टू रिव्यूइंग ऑफिसर। मतलब 30 जून के बाद 30 जून के बाद मतलब 30 जून तक उसको रिव्यूइंग ऑफिसर को इसको सबमिशन करना है। ओके, इसके बाद दोस्तों 30 जून से लेकर 31 जुलाई तक का टाइम जो है, 1 मंथ का टाइम इसको मिलता है रिव्यूइंग ऑफिसर को। 31 जुलाई तक इसको एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तक को सेंड करना है। ओके, और इसके बाद जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को 31 जुलाई तक उसने सेंड कर दिया और 31 जुलाई के बाद 31 अगस्त 1 मंथ टाइम जो है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को मिलता है इसका अप्रेजल करने का। ओके, तो देखिए दोस्तों अपनी 31 मार्च को डिस्ट्रीब्यूट हुई, 15 अप्रैल तक क्या हुआ, रिपोर्टिंग ऑफिसर को हमने सबमिट करा, वो 30 जून तक का उसको टाइम दे दिया, 2.5 महीने कि भाई तू देख इसके अंदर, वो 30 जून तक इसको अगले अपने नेक्स्ट चैनल में फॉरवर्ड कर देना, रिपोर्टिंग ऑफिसर रिव्यूइंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद मैंने क्या देखा, इसको फिर 1 महीने का टाइम दिया गया है रिव्यूइंग ऑफिसर को कि भैया तू 31 जुलाई तक इसको रख और इसको जो है सेंड कर दे अपने रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को, सॉरी ओके 31 जुलाई तक ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को सेंड कर देगा, तो उसको फिर 1 मंथ का टाइम है इसका अप्रेजल करने का। ओके, 31 अगस्त का। तो कैसे याद रखोगे, मंथ 2.5 मंथ रिपोर्टिंग, 1 मंथ रिव्यू, 1 मंथ एक्सेप्टिंग। 15 अप्रैल 30 जून, 2.5 महीने, फिर 31 जुलाई 31 अगस्त, याद हुआ जुलाई अगस्त, देखो अब मई नहीं है इसमें, जून जुलाई अगस्त, जून 30 जुलाई 31 अगस्त 31, 30 31 31, 15 का डबल 30, 30 + 1 31 31, 15 अप्रैल 30 जून 31 जुलाई 31 अगस्त, 15 अप्रैल 30 जून 31 जुलाई 31 अगस्त। याद हो रहा है दोस्तों? ऐसे आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी। एक बार फिर बता देता हूँ, 15 अप्रैल तक आपको जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है अप्रेजल करके, उसके पास 30 जून तक का टाइम है आगे अपने रिव्यूइंग अथॉरिटी को सबमिट करने के लिए 2.5 मंथ का, फिर उसके पास 1 मंथ का टाइम है रिव्यूइंग ऑफिसर को एक्सेप्टिंग अथॉरिटी पे, फिर उसको एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को 1 मंथ का टाइम दिया गया है इसका अप्रेजल करने के लिए। अब दोस्तों ये तो होगी 2.5 मंथ, एक मंथ और 1 मंथ, और 15 अप्रैल 30 जून 31 जुलाई 31 अगस्त। अब आपको 2 डेटा और याद रखने हैं, फिर इस अपने चैप्टर को रैप अप करेंगे। मान लो दोस्तों सारी चीज़ें हो गई आपके साथ आपको न्यूमेरिकल ग्रेडिंग जो आपकी मिल गई है एट लास्ट में, तो आपको फिर 15 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप उस ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं हो तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और रिप्रेजेंट दोस्तों एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी को करोगे जिसने नंबर दिए हैं, तो आपको विदिन 15 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द अपार आपको करना पड़ेगा। मान लो आपके पास अपार आ गए 1 तारीख को, तो आपको 15 तारीख तक उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, और क्या है अगला, डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विदिन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। मान लो आपने 15 तारीख को भेज दिया, तो उसके पास फिर अगले महीने की 15 तारीख तक 1 मंथ का टाइम है। ठीक है, आपके पास 15 दिन का टाइम था और उसके पास 1 मंथ का टाइम है कि वो इस पर क्या एक्शन लेता है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द अपार हाउ मेनी डेज गिवन टू एन एम्प्लॉय फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर न्यूमेरिकल ग्रेडिंग या रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर अपार। तो आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। और फिर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, हाउ मेनी डेज गिवन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी to whose the APAR is for representation has been presented and how much time is given for the disposal of that item। मतलब कितना टाइम डिस्पोजल के लिए दिया जाएगा। तो उसमें ऑप्शन में 1 मंथ 2 मंथ ऐसे दिया होगा, ठीक है, डेट नहीं दी गई। तो 1 मंथ और 15 दिन आपको रिप्रेजेंट करना है। दोस्तों इस चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ इसी चीज़ के साथ। तो इजी बातें डिस्कस करी, कुछ बातें रिवीजन करी, तो आपका कुछ जो है 50-60% बातें मुझे लग रहा है याद रही होगी। ठीक है, एक बार फिर वीडियो को देखना और बातें क्लियर हो जाएगी। ओके दोस्तों, वीडियो को रैप अप करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो कृपया करके जरूर से कर लें, और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्रिप्शन के लिए उनको कन्विंस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।